राष्ट्रपति भवन में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी ने सुल्तान के साथ की मुलाकात। एक महीने की विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी। आज यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सैनिकों को किया याद। रक्षा मंत्री ने वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज यानी लीड्स 2023 रिपोर्ट को किया लॉन्च। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता बढ़ाने पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का 2 टूक बयान। सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत को हुआ नुकसान, ऐसे देशों पर कार्रवाई का आह्वान। कहा, आतंकियों को फलने फूलने में कुछ देश कर रहे हैं मदद। और खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड पर दर्ज की 347 रन की विशाल जीत। दूसरी पारी में जीत के लिए मिले 479 रन के जवाब में पूरी इंग्लिश टीम 131 रन पर पेविलियन लौटी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है दीवार। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ओमान के सुल्तान की यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और सहयोग के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे व्यापक जनसंपर्क पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले महीने की 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से शुरू हुई इस यात्रा ने 1 महीने का पड़ाव पूरा कर लिया है। अब तक इस यात्रा में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई है, जो अपने आप में सफलता के नए आयाम को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा का एक हिस्सा मेरी कहानी मेरी जुबानी भी है,
जिसमें लोग अपने विविध अनुभवों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारतीय सेना के शौर्य का आज जश्न मनाने का दिन है। आज उनके शौर्य का प्रतीक विजय दिवस है। भारतीय फौज की स्वर्णिम विजय गाथा को खुद में समेटे ये दिन हमें भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस दिन के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली, जो आज बांग्लादेश है। इसलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस के नाम से भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को नमन किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के निस्वार्थ बलिदान को राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। विजय दिवस पर हम उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने अद्वितीय साहस दिखाया और ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव की बात है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर बहादुर सैनिकों की वीरता को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ CDS जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। अपने एक्स पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा है कि विजय दिवस के विशेष अवसर पर यह देश 1971 के युद्ध के दौरान भारत के सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और वीरता को सलाम करता है। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है, जिन्होंने हर परिस्थिति में निडर होकर हमारे देश की रक्षा की है। उनका बलिदान और सेवा सदैव हमारे दिलों में दर्ज रहेगी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी राष्ट्रीय समर स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में टाइगर डिवीजन की GOC मेजर जनरल गौरव गौतम ने विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में लॉजिस्टिक्स ईज लीड्स रिपोर्ट 2023 लॉन्च की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को दोहराया। And to contribute to making India a developed nation, to contribute our might to see the progress of India so that by 2047 we can see a developed nation, a prosperous nation, caring nation,
a nation that provides quality, good quality of life for every single person living in India, every single child born in India. It's the 5th edition, will significantly give us the pathway to further invigorize this sector, make it more, help it to contribute to a better sector in the days ahead. It has some very insightful information culled out of the various stakeholder engagement. लॉजिस्टिक्स ईज लीड्स रिपोर्ट 2023 के लॉन्च के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए G20 शिखर सम्मेलन की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन में कई विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया है, जिससे कई परिणाम निकले हैं। Prime Minister Modi is doing to change the mindset of this country. And who could have imagined until 10 years ago that India would sport a conference venue like this? That we could do a G20 with the style with which we have done G20 at over 200 meetings in 60 locations across the country, showcasing India to the world, and very, very efficiently managed logistics of the entire G20 event. Effective G20s in terms of outcomes. Prime Minister Modi's leadership helped India come up with a document which was unparalleled in the history of G20, with over 112 outcomes and significant ideas for the future. सूरत एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में सूरत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे इसकी आर्थिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार का मानना है कि सूरत हवाई अड्डा न केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा, बल्कि आयात निर्यात की भी अपार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खास तौर पर हीरे जवाहरात के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे इस क्षेत्र की खुशहाली का एक नया दौर भी शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने के बाद सूरत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राजनयिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि सूरत गतिशीलता, नवीनता और जीवंतता का पर्याय है। सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने के कैबिनेट के फैसले से कनेक्टिविटी और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और इससे दुनिया को सूरत के अद्भुत आतिथ्य, विशेष रूप से पाक व्यंजनों को भी जानने का अवसर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत ने एक बार फिर आतंकवाद का करारा हमला बोला है और एकजुट होकर इसके खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस मौके पर कहा है कि सीमा पार आतंकवाद और हिंसा के कारण भारत को बहुत नुकसान हुआ है और कुछ देश लगातार आतंकवाद को फलने फूलने में मदद कर रहे हैं। Suffered immensely due to cross-border terrorism and violence carried out by terrorist groups using these illicit weapons smuggled across our borders, including now through the use of drones. It is therefore important that this Council exercises a zero tolerance to terror actors and their sponsors, their possession and misuse of small arms and light weapons. राजस्थान में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद आज मुख्यमंत्री भजन लाल ने जयपुर में लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इससे पहले उन्होंने कल कहा कि उनकी सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने का फैसला किया है। इसके अलावा संगठित अपराध रोकने के लिए गैंगस्टर रोधी कार्यबल बनाने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शपथ लेने के बाद कुछ फैसले लिए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार उन्मूलन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। राज्य में डबल इंजन की सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले करेगी और राजस्थान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पिछले कई सालों में एक बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी तरह से समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच नहीं पाएगा।
और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की है। राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद यह बातचीत हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 को मंजूरी दी है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त के दायरे में लाने का प्रावधान है। महाराष्ट्र विधानसभा ने पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को मंजूरी दे दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बातचीत की है। और अब अयोध्या से जुड़ी खबर। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान यातायात का डायवर्जन किया जाएगा, जिससे लोगों को पहले से ही बताया जा रहा है। यातायात हमेशा के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है, जिसमें उद्देश्य यह रहता है कि लोग आसानी से आ भी सकें और जो श्रद्धालु हैं, जो उत्साही लोग हैं, उन्हें असुविधा ना हो। साथ साथ हम सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम यातायात प्रबंधन इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन साथ साथ हम यातायात के लिए जो डाइवर्जन प्लान है उसको पहले से ही हम लोगों को बता रहे हैं। हम मीडिया में भी बताएंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी समय रहते बताएंगे, ताकि लोगों को किसी तरीके के अपने डाइवर्जन के एक वैकल्पिक मार्ग हमेशा उपलब्ध रहे और किसी को असुविधा ना हो। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ सदस्य देशों के बीच भारतीय पोषक अनाजों को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की है एपिडा के चेयरपर्सन अभिषेक देव से। भारत सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ सामरिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान कराने पर लगातार काम कर रही है और इसी संदर्भ में दिल्ली में आसियान इंडिया मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के क्या मायने हैं, इस विषय से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव। जो मिलेट्स महोत्सव आसियान कंट्रीज के साथ आयोजित किया गया है, इसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है? भारत जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 23 को स्पीयरहेड कर रहा है, तो इसमें जब यूएन ने 2021 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर करा था, तो उसमें भारत की प्रमुख उसमें भूमिका थी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो मिलेट्स हैं इनके निर्यात को बढ़ाया जाए, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और नई नई मार्केट्स ढूंढें। तो हमारा जैसे भारत देश है मिलेट्स में नंबर 1 है प्रोडक्शन में, लेकिन अभी एक्सपोर्ट्स में हमें उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। B2B मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के जरिए निर्यात आयात दोनों की संभावनाएं बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है भविष्य में मिलेट्स का इन जो संबंधित सदस्य देश है उसमें विस्तार होगा? हमारा अभी मिलेट्स का श्री अन्न का एक्सपोर्ट अभी काफ़ी कम है। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं वो फिलीपीन देश के अंदर है, तो वहाँ पर भी जो एक्सपोर्ट है 1 मिलियन से भी कम अभी एक्सपोर्ट है हमारा। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम पर्टिकुलर देश को भी टारगेट कर रहे हैं और हम पर्टिकुलर पूरे रीजन को भी टारगेट कर रहे हैं इसके अंदर। इससे पहले आपका साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रोग्राम भी हुआ, बहुत शानदार रहा, उसका रेस्पॉन्स अब किस तरह का लग रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हमने जैसे साउथ ईस्ट एशिया में करा, अभी हमने कुछ 1-2 महीने पहले हमने अपना वर्ल्ड फूड इंडिया नवंबर में करा था, जो कि बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें 1000 से ज़्यादा बायर्स बाहर की कंट्री से आए थे, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और एपिडा पूरे दिसंबर पिछले साल से ही अलग अलग इवेंट्स करा रही है इसके अंदर। ग्राउंड लेवल पे लोकल जो किसान हैं वो ग्लोबल ट्रेडर से मिल रहे हैं, तो ये कितना बड़ा संदेश है किसानों की तरक्की के लिए? हम लोग काफ़ी दिन से इसमें कार्य कर रहे हैं और आप देखेंगे कि कई जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, पहले फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते थे, तो उन्होंने मिलके पहले फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करा और फिर बाद में वो एक्सपोर्टर हो गए। तो ये थे एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव, जिनका मानना है कि आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव के जरिए एक और जहाँ भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूती मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कृषि से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
महिला आदिवासी महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले को लेकर कर्नाटक के बेलगावी पहुंची हैं भाजपा महिला सांसद, जहां अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल, लॉकेट चैटर्जी, रंजीता कोहली और आशा लाकड़ा समेत भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने बेलगावी में पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की है और बेलगावी घटना के बारे में जानकारी हासिल की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल मामले को लेकर 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया था, जो मामले में फैक्ट फाइंडिंग कर रही अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द भाजपा अध्यक्ष को सौंपेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और प्रधानमंत्री मोदी के बीच प्रतिनिधि स्तर पर हुई मुलाकात हुई है। और आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और आपको बता दें कि सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात जारी है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चेन्नई में एक ग्लास हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विलीवक्कम झील पर अब पर्यटक कांच के फर्श वाले ब्रिज पर चल सकते हैं। कैसा है ये अनोखा ब्रिज, इसका जायजा लेते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में महानिदेशक राजीव जैन से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम चेन्नई के ग्लास हैंगिंग ब्रिज पर हैं। क्या खासियत है इस ब्रिज की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महानिदेशक राजीव जैन जी। सर, क्या खासियत है इस ब्रिज? देखिए, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं इस हैंगिंग ब्रिज पर, इसके पहले आप जो वाटर बॉडी देख रहे हैं नीचे आप, ये पूरा डंपिंग ग्राउंड था। पूरा गार्बेज और सीवरेज वाटर का डिस्पोजल, पूरा डंपिंग ग्राउंड था एक तरह का। यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में ना सिर्फ इसको रिस्टोर किया गया है इस वाटर बॉडी को, और यहाँ पर का पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर कंप्लीट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया और सीवरेज वाटर का इंतजाम किया गया, प्लस डंपिंग ग्राउंड था खुद को ख़त्म किया गया। अंडर PPP मॉडल नाउ they have now further contracted to someone for developing recreational facilities in and around this pond. So this is going to be a fabulous project for local citizens to not only come here, enjoy the scenic beauty and also immerse in good quality family time. तो लगता है कहीं ना कहीं सर जो स्मार्ट सिटी का बेहतर नमूना है वो यहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल, जिस तरह से बताया कि एक डंपिंग ग्राउंड था, गंद का यहाँ पे पूरा एक अड्डा बना हुआ था यहाँ पर, उसको ठीक कर कर किस तरह से एक इनोवेटिव रूप में काम किया गया है। इट्स अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ हाउ स्मार्ट innovative works under smart city mission have been able to change cities landscape, lifestyle and also rejuvenation and help people to enjoy and spend quality time. लगता है सर आने वाले समय में ये एक अच्छा पर्यटक स्थल भी बन के उभरेगा। Absolutely, जिस तरह से यहाँ पर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए काम चल रहा है, अभी बताया गया है कि अगले करीब 6-8 महीने में ही काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर गो कार्टिंग और कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और बोटिंग फैसिलिटीज़ दे विल ऑल स्टार्ट हियर. So you can look forward to a very fascinating time for local citizens to come and enjoy this lovely place here. तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्थल ये बनाया जा रहा है चेन्नई स्मार्ट सिटी के तहत, इसको पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से झील के ऊपर पूरा ग्लास हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। कैमरामैन RK के साथ गिरीश निशाना, TT न्यूज चेन्नई। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खेल से जुड़ी खबरें होंगी, आप जुड़े रहिए TT न्यूज के साथ। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है,
कैसे बनवाना है इस उम्र में भाग दौड़? कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई में खेले गए इकलौते टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड पर 347 रन की विशाल जीत हासिल की है। दूसरी पारी में भारत से मिले 479 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 131 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में इंग्लैंड को पहला झटका टैमी ब्यूमॉन्ट के रूप में लगा। रेणुका सिंह ने उन्हें 17 रन पर बोल्ड किया। इसके बाद पूजा वस्त्राकर ने सोफिया डंकले को 15 और नेट सीवर ब्रंट को लगातार 2 गेंद पर आउट किया। कप्तान हीथर नाइट को आउट करके पूजा ने अपना तीसरा विकेट लिया। इसके बाद दीप्ति शर्मा की फिरकी में फंसकर पूरी इंग्लिश टीम 131 रन पर पेविलियन लौट गई। दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट लेने में सफलता पाई, वहीं पूजा वस्त्राकर ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने अपनी पूरी पारी 6 विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित कर दी थी। पहली पारी में भारत ने 428 रन बनाए थे। इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ।